तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ भी आप हैं, जब भी आप हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इन वीडियोस को देखने के लिए। अब मैं यहाँ आ चुका हूँ दुबई में। मैं बाहर गया हुआ था, वापस आ गया हूँ और हूँ मैं इस वक्त काल के साथ। हेलो काल, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे ऑफिस में। हाँ, मैं इस वक्त हूँ मून बेस पे। ये है काल का बहुत ही खूबसूरत ऑफिस। ये ऑफिस काफ़ी पास है चांद के। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम बात करने वाले हैं कि इथीरियम मून पे कब पहुंचेगा। जी हाँ, तो हम लोग कुछ चार्ट्स पे नज़र डालने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि यहाँ चल क्या रहा है आखिर। और मैं आज आपको दो चार्ट सिखाने वाला हूँ। पहले वाला है कि महीने का चार्ट इथीरियम का, और एक चीज़ जिस पे मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो चार्ट है महीने के टाइम फ्रेम पे, ये बिल्कुल हाइपर इन्फ्लेशन के चार्ट के जैसा लग रहा है। जी हाँ, ये एकदम सच बात है। जी हाँ, ये सच है क्योंकि एक हाइपर इन्फ्लेशन के इवेंट में एक करेक्शन आता है जब चीज़ें संभलना शुरू होती हैं। तो इसके हिसाब से अगर इथीरियम में एक करेक्शन आना चाहिए था, तो अगर ये इथीरियम का टॉप है तो इथीरियम का जो एक करेक्शन है वो नीचे आना चाहिए था पिछले टॉप की लेवल तक। पर यहाँ इथीरियम ने ऐसा नहीं किया है। आपका क्या ख्याल है काल? यार मेरे ख्याल से इथीरियम वापस उन नीचे वाली लेवल्स पर कभी नहीं जाएगा। इथीरियम पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। जब तक बिटकॉइन एक बुल साइकिल में है, इथीरियम बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाने वाला है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है, एक चार्ट लाइन है। भले ही सिर्फ दो टच पॉइंट्स हैं, लेकिन फिर भी एक लाइन यहाँ पर बनते हुए आप देख सकते हैं। ये एक हेड एंड शोल्डर्स भी हो सकता है वैसे। जी हाँ। बात तो आपकी सच है, पहले इस पे ध्यान नहीं गया हमारा, लेकिन ये एक मंथली हेड एंड शोल्डर लग रहा है। और ये एक बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है दोस्तों, मैं बता भी नहीं सकता कितनी बुरी बात है ये। और अगर हमने इसकी नेक लाइन को तोड़ा है हेड एंड शोल्डर की, तो हम नीचे आ सकते हैं $1000 की लेवल से भी ज़्यादा नीचे तक हम आ सकते हैं। पर ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता है कि ये सिनेरियो इसी तरीके से चलने वाला है। इसकी आशंका नहीं है। मैं इथेरियम पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, इसीलिए मैं 10 से 15% अपने पूरे नेटवर्थ का इथेरियम में होल्ड करता हूँ। और मेरा जो लिक्विड कैश फ्लो है वो इथेरियम में ही होता है। आपको इथेरियम क्यों अच्छा लगता है इतना काल? वेल, सबसे पहली चीज़ ये है कि इथेरियम की कुछ चीज़ें बिटकॉइन की जैसी हैं। पहली चीज़ ये है कि उससे फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इस फील्ड में। सबसे पहला वाला बनना और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रोटोकॉल बनना एक बहुत ही क्रूशल चीज़ होती है। और इसका मतलब ये होता है कि सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन जो डेवलपर्स हैं वो पहले से ही इसकी टीम का हिस्सा हैं। और ये आप देख सकते हैं कि अडॉप्शन जो इथीरियम का है, इथीरियम के प्रोटोकॉल का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब प्रोजेक्ट्स बहुत सारे उस पर बनते हैं, NFTs इतनी सारी लॉन्च हो रही हैं इथीरियम के थ्रू, इथीरियम के नेटवर्क पे। और हाँ, एक चीज़ है कि काफ़ी सारे ऐसे चीपर ऑप्शंस भी हैं जो सस्ते में आपको मतलब जो इथीरियम से सस्ते हैं, जैसे उसमें फ़ीस बहुत कम है। NFT खरीदने जाएं या मिंट करने जाएं तो उसकी फ़ीस बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी कंपटीटर्स सस्ता आपको ऑफर करते हैं। लेकिन इथीरियम एक ऐसा नेटवर्क है जिस पर काम किया जा सकता है, जिसे अपग्रेड किया जा सकता है और उसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर इथीरियम सॉल्व हो जाता है, इथीरियम बेहतरीन बन जाता है सबसे ज़्यादा, तो कोई भी इंसान कोई और कंपेटिटर को क्यों इस्तेमाल करेगा? वो इथीरियम ही इस्तेमाल करेगा ना। जी हाँ, जी हाँ, ये एकदम सच बात कही आपने। और तुम्हें पता है यार, मुझसे जब लोग पूछते हैं ना कार्डानो के बारे में और भी दूसरी करेंसीज के बारे में, जब मुझसे पूछते हैं और मुझसे पूछते हैं कि इनमें से काम कौन सी करेगी यार, सबसे अच्छी कौन सी है, और ये सारे जो करेंसीज हैं ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब बनाती हैं, एथेरियम, कार्डानो वगैरह। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ काल, ये जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वाली नेटवर्क्स हैं ये EVM का इस्तेमाल करते हैं। क्या तुम्हें पता है EVM क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं बताता हूँ। EVM का मतलब है इथेरियम वर्चुअल मशीन। तो इसका मतलब समझते हो कि वो कोर जो उनका इस्तेमाल करने का है वो इथेरियम है। हाँ, ये बात है। मतलब इस इस पर्टिकुलर मोमेंट पे इथेरियम के साथ कंपटीशन करना बहुत मुश्किल है। मतलब मेरे ख्याल से यही चीज़ है, मतलब यही रियलिटी है। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बाकी कंपटीटर्स हैं वो ज़ीरो जाने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, वो हमेशा रहेंगे। और मैं खुद भी ऐसे काफ़ी सारे कॉइन्स और टोकन्स को होल्ड करता हूँ क्योंकि मुझे एक्सपोजर चाहिए इन चीज़ों का। और इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है अगर आप अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखेंगे। ये हमेशा बहुत बुरा होगा। इसे अलग अलग जगहों पर रखना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर आप सारे अंडे एक बास्केट में डालना चाहते हैं या अपने सारे पैसे एक कॉइन में लगाना चाहते हैं तो वो बिटकॉइन पे लगाइए।
ये मैं आपको एडवाइस दूंगा, पर ये चीज़ मैं इथेरियम के साथ नहीं करूंगा, या कार्डानो के साथ या सोलाना के साथ, इनके साथ मैं ये नहीं करूंगा। तो जब ऑल्ट कॉइन्स की बात आती है तो मुझे एक्सपोजर उसका रखना अच्छा लगता है, एक्सपोजर होना चाहिए उसका। भले ही मुझे इथेरियम बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन सारे पैसे मैं उसमें नहीं डालूंगा। और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कॉइन से शादी मत कर लीजिए। बिटकॉइन को छोड़ के बिटकॉइन से करिए। बिटकॉइन एक इकलौता ऐसा कॉइन है जहां मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, आप इससे जुड़कर रह सकते हैं। और इसके पीछे का कारण ये है कि सिर्फ पहला है क्रिप्टो करेंसी दुनिया का बिटकॉइन, यही इसका कारण नहीं है। इसका कारण ये भी है कि बिटकॉइन सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड है। एक चीज़ जो मैं लोगों को बताता हूँ और लोग इससे शॉक हो जाते हैं वो ये है कि बिटकॉइन को कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है इथेरियम की तरह चलने के लिए। अगर दुनिया में कंप्यूटर्स नहीं भी होंगे तो भी बिटकॉइन चलेगा। ये बस कम्युनिकेशन की बात है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत लोगों को समझता ही नहीं है। ये बिना कंप्यूटर्स के भी काम करता है। आपके पास बस एक ऐसा फीचर होना चाहिए कम्युनिकेट करने का, अगर आपके पास वो है तो ये काम करेगा। और ये सबसे ज़्यादा कूल चीज़ है बिटकॉइन के बारे में। और मेरे ख्याल से दुनिया में आगे कभी भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आने वाली है जो बिटकॉइन को टक्कर दे पाएगी। बिटकॉइन इकलौती एक ऐसी चीज़ है, मतलब ज़बरदस्त चीज़ है। इसे कभी कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, ना इसे कोई कभी कॉपी कर पाएगा, ना इसे कोई कभी रिप्लेस कर पाएगा। और इसीलिए दोस्तों आपको भागकर जाना चाहिए और बिटकॉइन को ख़रीद लेना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो ख़रीदिए, भले ही सिर्फ $1000 का ख़रीदिए और उसे होल्ड करके रखिए। और भविष्य में आपके घर वाले आपको कहेंगे कि आप दुनिया के सबसे होशियार इंसान हैं, अगर आप सिर्फ $1000 भी बिटकॉइन में डाल के रखते हैं तो। क्योंकि ये बात का सेंस इसलिए बनता है कि आज अगर आप कुछ और ख़रीदते हैं तो उसका भविष्य में वैल्यू घटना, इस चीज़ का चांस बहुत ज़्यादा है। पर अगर आप आज बिटकॉइन खरीदते हैं तो अगले 5 से 10 सालों में तो ये बात पक्की है कि आप प्रॉफिट्स में रहेंगे। मतलब ऐसी और कोई भी चीज़ नहीं है जिस पे मैं और इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहूँगा। 5 सालों में दोस्तों बिटकॉइन बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, आप काफ़ी सारे मुनाफों में रहेंगे अगर आप आज इस वक्त भी बिटकॉइन खरीदते हैं तो। अब इथेरियम पे वापस आते हैं। इथेरियम की एक प्रॉब्लम ये है कि वो अभी भी सेंट्रलाइज थोड़ा ज़्यादा है। मतलब कि जो सरकार है वो किसी इंसान पर अपनी बंदूक तान कर कह सकते हैं कि हाँ भाई इस चीज़ को तुम्हें बदलना पड़ेगा, और वो चीज़ बदली जा सकती है, जो एक बुरी बात है इथेरियम के लिए। तो ये एक तकलीफ़ की बात है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि वितालिक बुतेरिन जिन्होंने इथेरियम बनाया है, अगर कल वो बाहर आके कहते हैं कि यार मैं इथेरियम छोड़ रहा हूँ, अब मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, सोच के देखिए कि इथेरियम के प्राइस पे उससे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और कितना जल्दी। मतलब वितालिक सारी की सारी चीज़ों को एक नए प्रोजेक्ट में लेके जा सकते हैं। सोचिए डेवलपर्स पे, जो लोग काम करते हैं इथेरियम के ऊपर, उन पे कितना फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। तो ये एक चीज़ है जो इथेरियम को थोड़ा सा बुरा बना देती है और थोड़ा ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड बना देती है, और ये रिस्क रह सकती है। और ये चीज़ जो है ये बिटकॉइन के साथ कभी नहीं हो सकती। अगर कल को सतोशी नाकामोटो भी बाहर आके कहता है कि यार मैं एक नई चीज़ चालू कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन पे उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शॉर्ट टर्म पे एक क्रैश आएगा, मतलब बहुत सारी बातें होंगी, ये वो बहुत भयंकर चीज़ हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म पे बिटकॉइन ऊपर ही जाएगा, क्योंकि जो बिटकॉइन के फंडामेंटल्स हैं वो बहुत सॉलिड हैं और इसे कोई चीज़ हिला नहीं सकेगी। सतोशी नाकामोटो खुद भी इसे हिला नहीं सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और दोस्तों अगर आपको इस चीज़ पे विश्वास नहीं हो रहा है कि इथेरियम सेंट्रलाइज्ड है, तो मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा सा इसकी इतिहास में जाएंगे अगर, तो थोड़े समय पहले एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था इथेरियम में, एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था, बहुत सारे लोगों के पैसे उसमें डूब गए थे। एक डी डाओ करके एक लॉस हुआ था, आप जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और मैं श्योर हूँ इस बारे में कि इसकी वजह से वितालिक बुतेरिन को कॉल आया था एसएससी का, और उन्होंने कहा कि तुम्हें इसके बारे में कुछ तो करना पड़ेगा वितालिक, और उसने किया। उसने ट्रांजैक्शंस को फिर रोल बैक किया। इसके बारे में आप जाकर पढ़ लीजिए ये चीज़, लेकिन आप बिटकॉइन में नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल। तो यही सबसे बड़ा फ़र्क है बिटकॉइन और इथेरियम के बीच में। और इसी नोट पे मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, तो जितना आप कॉइन मार्केट कैप की लिस्ट में नीचे जाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा सारे के सारे कॉइन्स और सेंट्रलाइज होते जाते हैं, और सेंट्रलाइज्ड और रिस्की। सोच के देखिए कि अगर आप ट्रांजैक्शंस को रोल बैक कर सकते हैं इथेरियम में, तो आप क्या क्या कर सकेंगे इन दूसरे और ज़्यादा सेंट्रलाइज कॉइन्स में। सिर्फ सोच के देखिए इसके बारे में।
टॉप 100 जो कॉइन्स है उसके नीचे के कॉइन्स जो हैं उनमें क्या क्या नहीं हो सकेगा, ये चीज़ मतलब बहुत भयंकर है। तो लोग कहते हैं कि यार ये तो डिसेंट्रलाइज्ड है। नहीं यार, ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, सही मायनों में ये चीज़ें डिसेंट्रलाइज नहीं। लोग एनएफटी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि यार ये एकदम डिसेंट्रलाइज्ड है, और मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ जब लोग मुझसे ऐसा कहते हैं। तो लोग क्रिप्टो में आते हैं और सीधा एनएफटीज में चले जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है कि यार मुझे मुझे बिटकॉइन तो नहीं समझ में आता, लेकिन मैं ये एनएफटी कलेक्शन कर रहा हूँ। बोला हाँ, क्या क्या बोला तुमने, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम एनएफटीज को कैसे समझ सकते हो अगर तुम्हें बिटकॉइन नहीं समझ में आता है? तो बिटकॉइन और ज़्यादा आसान है समझना एनएफटीज से। और सब लोग कहते हैं एनएफटीज एनएफटीज, मुझे थोड़ा क्रिंज होता है ऐसे लोगों से। हाँ, मैं ये देख सकता हूँ कि कैसे इससे लोगों को थोड़ा क्रिंज होगा। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। काल और मैं और भी काफ़ी सारे कोलैब्स करने वाले हैं, और द मून हिंदी चैनल भी है दोस्तों, मैं ही उसकी ट्रांसलेशन करता हूं, और आप जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी वक्त। इस चैनल डाविंची J15 हिंदी को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, और आप द मून हिंदी चैनल पर जाकर जो काल और डाविंची का कोलैबोरेशन वीडियो है उस चैनल का, वहाँ पर आप वो जाकर देख सकते हैं। दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इन वीडियोस को देखने के लिए। और अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। Cheers. Cheers.